आज हम बात करने वाले हैं जो ब्रिटिश काल में किसान और श्रमिक आंदोलन हुए थे। तो पहले हम बात करेंगे किसान आंदोलन, ठीक है। जो प्रमुख आंदोलन है और जिनसे एग्जाम में प्री में क्वेश्चन आ सकता है, हम उन्हीं की बात करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जैसे जैसे ब्रिटिश प्रशासन का विस्तार हो रहा था, क्षेत्रों में विस्तार हो रहा था, अपनी नीतियां लागू कर रहे थे, ठीक है। जैसे सामाजिक हस्तक्षेप, धार्मिक हस्तक्षेप, यहाँ तक कि लोगों के आर्थिक समस्याएं जो आर्थिक नीतियों की वजह से हो रही थी, तो हर स्तर पे विद्रोह शुरुआत हो जाते हैं, चाहे वो जनजातीय स्तर हो, चाहे वो किसान के स्तर पे हो, चाहे वो जमींदारी हो, ठीक है। तो इसी का जो परिणाम होगा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किसान गुटों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। तो उन्हीं को हम देखेंगे। तो देख, जैसे यहाँ लिखा है कि देश के जिन प्रदेशों में ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ, लोगों ने वहां विरोध किया। इन विरोध में मुख्य रूप से कृषक कृषक, श्रमिक और विभिन्न क्षेत्रों के जनजातीय लोग थे। अब यदि हम किसान आंदोलन की बात करें, तो किसान आंदोलन के अंतर्गत ब्रिटिश शासन की राजस्व व्यवस्था, इससे क्या हुआ, मध्यस्थों को एक नई भूमिका मिल गई थी, किसानों का शोषण होने लगा था, किसान उधार लेने को बाध्य हो गए थे, साहूकारों के चुंगल में फंस गए थे। और इस तरह से जो उनके जो किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था, जो सामंत जो जमींदार उनको परेशान कर रहे थे, इन सब की वजह से, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आंदोलनों का उद्देश्य क्या था, सामंतशाही बंधनों को तोड़ना, यानी जमींदारी की वजह से जो शोषण हो रहा था उसको खत्म करना। साथ ही जो ब्याजखोरी, सूदखोरी की वजह से जो परेशान थी, जमीनें उनकी हड़प ली गई थी, उन सब के वजह से किसानों ने आंदोलन करना शुरू किया। तो हम सबसे पहला आंदोलन किसानों का देखेंगे, ठीक है। प्रमुख आंदोलनों में पहला आंदोलन है रामोसी आंदोलन, 1822 से 1841 तक चलता है, पहला है। रामोसी आंदोलन कहाँ है, आपको ये जगह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में। यहाँ अकाल तथा भूख की समस्या के चलते ये प्रारंभ हुआ, और इसका नेतृत्व चीतर सिंह और नरसिंह पेटकर के द्वारा किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या, रामोसी आंदोलन 1822 से 4100, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट, कारण अकाल और भूख की समस्या, चीतर सिंह और नरसिंह पेटकर ने इसका नरसिंह पेटकर के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया। उसके बाद आता है मोपला, बहुत महत्वपूर्ण है मोपला भी, मोपला कई एग्जाम में आ चुका है। मोपला विद्रोह 1836 से 1885 तक चला। यह केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाला आंदोलन है, और अरब एवं मलयाली मुसलमान, ठीक है। मोपला कौन है, मोपला केरल के जो मालाबार क्षेत्र है उसमें जो अरबी और मलयाली मुसलमान थे उनको कहा गया। यह अधिकतर छोटे किसान और व्यापारी थे। ब्रिटिश सरकार ने भूस्वामियों के अधिकार का विस्तार करके उच्च जातीय हिंदू, नंबूदरी एवं नायर भूस्वामियों की शक्ति को बढ़ा दिया। यानी ब्रिटिश की नीतियों का परिणाम क्या हुआ, जो हिंदू जमींदार थे, जो भूस्वामी थे, हिंदू, नंबूदर एवं नायर भूस्वामी, इनकी शक्ति बढ़ती, जिसकी वजह से विद्रोह होता है। इस विद्रोह ने है एक किसान विद्रोह, लेकिन ये बाद में हिंदू मुस्लिम की वजह से सांप्रदायिक रूप ले लेता है। महात्मा गांधी, ठीक है, नाम याद रखिए, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद और खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया। तो समर्थकों के नाम है महात्मा गांधी, अबुल कलाम और शौकत अली। इन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया था। इसके बाद हम अगला देखेंगे, नील विद्रोह। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी एग्जाम में आता है। नील विद्रोह 1859 से 60 के ईस्वी के आसपास हुआ। यह बंगाल के काश्तकारों द्वारा नील बागान मालिकों के खिलाफ में किया गया था। किनने किया, किसानों, काश्तकारों द्वारा नील के जो बागान मालिक थे उनके विरुद्ध किया। यहाँ जो नेता थे, स्थानीय नेता दिगंबर बिश्वास, नाम याद रखना है, और विष्णु विश्वास, जो इसके नेतृत्व करता थे। दोनों नाम दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। 1860 ईस्वी में यह आंदोलन बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से फैलने लगा, जिसके कारण नील के सभी कारखाने बंद होने लगे। नील विद्रोह है बंगाल के क्षेत्र में हुआ, और नील के बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ। तो जब विद्रोह होगा तो नील के कारखाने बंद होंगे। नील विद्रोह को बंगाल के बुद्धिजीवियों, धर्म प्रचारकों, छोटे जमींदारों और महाजनों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी और नील दर्पण के नाटक के रचनाकार दीनबंधु मित्र ने
नील बगान मालकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया। तो दो आपको याद रखना है, हिंदू पेट्रियट और नील दर्पण। एक में है दीनबंधु मित्र और एक में हरिश्चंद्र मुखर्जी। दोनों ने नील विद्रोह का समर्थन किया। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह कहा जा सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता नील विद्रोह के बाद बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है पावना विद्रोह। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यह विद्रोह बंगाल के पावना जिले में जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वृद्धि की। ये भी कहाँ हुआ? बंगाल में पावना क्षेत्र में हुआ। क्यों? जमींदार द्वारा किसानों से अत्यधिक वृद्धि कर की लगान की वृद्धि की गई थी। पावना क्षेत्र पटसन की खेती के लिए विख्यात था। पावना पटसन। पावना विद्रोह के प्रमुख नेता आपको याद रखना है, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल। तीनों नाम याद रखिए, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा आरसी दत्त पावना आंदोलन के समर्थक। तो समर्थक में चट्टोपाध्याय जी और आरसी दत्त, दोनों नाम आपको याद रखना। सरकार द्वारा इस विद्रोह के कारणों और प्रकृति की जांच करने के लिए नियुक्ति आयोग ने गरीबी और उसके परिणाम स्वरूप किसानों की ऋणग्रस्तता को ही विद्रोह का एकमात्र कारण, यानी इस विद्रोह की वजह क्या थी? जो किसानों की ऋणग्रस्तता थी, इसकी वजह से विद्रोह हुआ था। इस आयोग की संस्तुति के आधार पर 1885 में सरकार ने बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि किसानों की जमीनों को जब्त नहीं किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है आपको। यदि आता है बंगाल टेनेंसी एक्ट किसके वजह से आया था, तो उसमें आपको पावना विद्रोह मालूम होना चाहिए, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि किसानों की जमीनों को जब्त नहीं किया जाएगा। इस आंदोलन में हिंदू तथा मुसलमानों ने सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया। पावना विद्रोह आपको याद रखना है, बंगाल में हुआ, जमींदारों के द्वारा अधिक कर लगाने की वजह से हुआ। नेतृत्वकर्ता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभूपाल। इसके सपोर्ट में आए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आरसी दत्त। किसानों की ऋणग्रस्तता को इसमें स्वीकार किया गया, वजह यही है। और इसकी वजह से बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया गया और किसानों को उनकी जमीनों को जब्त नहीं किया जाएगा। और इसमें सांप्रदायिक सौहार्द भी देखने को मिलता है। तो ये आपका नील विद्रोह के बाद हो गया पावना विद्रोह। पावना विद्रोह के बाद आपको याद रखना है दक्कन विद्रोह। 1874 से 75 के बीच होता है। इस विद्रोह का प्रमुख कारण है रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। रैयतवाड़ी हमने पढ़ी थी, रैयत मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो ब्रिटिश कंपनी थी या ब्रिटिश सरकार थी जो, वो किसानों से सीधे कर वसूलती थी, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से किसानों से सीधे संपर्क में आ गई थी सरकार, जिसमें किसान करों के भारी बोझ के साथ साथ साहूकारों के चंगल में फंसे हुए थे। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो समस्याएं थी उससे दक्कन के दंगे हुए। दक्कन विद्रोह में करों में 50% की वृद्धि के कारण कृषक समस्याएं चरम पर पहुंच गई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि कर की दर 50% से भी ऊपर हो गई थी। यह आंदोलन दक्कन से फैलकर पुणे, सोलापुर तथा सतारा में भी फैल गया। दक्कन में पुणे, सोलापुर और सतारा। और ऋण संबंधी कागजात और करारनामे लूट लिए गए, यानी जो ऋण से संबंधित कागज थे किसानों के, उनको लूट के जला दिया गया। इन दंगों की प्रकृति तथा कारणों की जांच करने के लिए सरकार ने दक्कन उपग्रह आयोग नियुक्त किया, जिसका निष्कर्ष था कि गरीबी के परिणाम स्वरूप किसानों की ऋणग्रस्तता प्रमुख है। यहाँ भी वही आया कि गरीबी के परिणाम स्वरूप किसानों की ऋणग्रस्तता प्रमुख है और यही इसका कारण है। अंततः दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया 1879 में, जिसके द्वारा कृषकों को दो महाजनों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त किया गया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है दक्कन के विद्रोह भी। अब राष्ट्रीय आंदोलन के समय भी कुछ किसान आंदोलन हुए। इनको कहा जाता है 20वीं सदी के किसान विद्रोह। अभी हम पढ़ रहे थे 19वीं सदी के किसान विद्रोह। 19वीं सदी के, अब आ गए 20वीं सदी के किसान विद्रोह। तो इनमें पहला है राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो प्रमुख है, इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे चंपारण विद्रोह की। तो चंपारण जो है 1917 में हुआ था और बिहार के चंपारण के किसानों, चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो बिहार के चंपारण के किसानों ने चंपारण में अंग्रेज बगान मालिकों ने एक करार रखा था, जिसके अंतर्गत किसान अपनी कृषि जन्य क्षेत्र को 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में रासायनिक रंगों की खोज और उसके प्रचलन से नील बाजार में गिरावट आने लगी, जिससे किसानों को नुकसान हुआ और परिणाम स्वरूप विद्रोह शुरू हुआ। यानी तीन कंठिया जो था कि अपने 3/20वें हिस्से में नील की खेती करनी ही पड़ेगी, लेकिन जब नील की सब्स्टिट्यूट आने लगे तो किसानों को नुकसान होने लगेगा।
1916 में इस आंदोलन का नेतृत्व राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1917 में इस आंदोलन में महात्मा गांधी भी जुड़ गए थे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जैसे ही महात्मा गांधी जुड़े तो भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का यह महात्मा गांधी का प्रथम प्रयास है। आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है कि चंपारण आंदोलन से गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इस सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि, बहुत एग्जाम में आता है, चंपारण आंदोलन सफल हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इस मामले की जांच के लिए सरकार ने जुलाई 1917 में एक आयोग स्थापित किया था, जिसके सदस्यों में गांधी भी शामिल थे। आयोग की सलाह पर सरकार ने 3 कटिया पद्धति को समाप्त करते हुए घोषणा की कि किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया जाए। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इस आंदोलन में ये सारी चीजें याद रखना है। और गांधी जी के शुरुआत होने की वजह से भी इसको ध्यान रख सकते हैं। राजकुमार शुक्ल का नाम भी इसमें याद कर सकते हैं। 3 कंटिया पद्धति भी आप याद रख सकते हैं। और महात्मा की उपाधि किस आंदोलन के बाद दिया था, तो चंपारण किसान आंदोलन। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान अगला है जो हमारा, वो है किसान सभा, अवध किसान सभा, जो 1918 में बनी। अवध किसान सभा गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने के बाद भी किसानों से लगान की वसूली की जा रही थी। यानी कहाँ, खेड़ा जिला गुजरात, यहाँ फसल खराब हो गई फिर भी लगान वसूल रहे हैं। तो 22 मार्च 1918 को गांधी इसके खिलाफ आंदोलन किया और किसानों को लगान अदा न करने का सुझाव दिया। यह गांधी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह माना जाता है। अवध किसान सभा वास्तविक है। ठीक है, इसके बाद इस आंदोलन में इंदुलाल याग्निक आपको नाम याद रखना है, वल्लभ भाई पटेल जी का भी आपको नाम याद रखना है, ये भी शामिल होते हैं। और अवध क्षेत्र में सर्वप्रथम किसानों को जमींदार और तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय इत्यादि के प्रयत्नों से 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। नाई धोबी बंद आंदोलन संबंधित है। 1920 में उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया। तो जो उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन के साथ फिर आगे जुड़ जाएगा। और 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन किया जाएगा। तो इस तरह से अवध किसान सभा बनी और इसमें नाम किसके आए, इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इनको आपको इनके नाम याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं बारडोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ। सूरत के बारडोली तालुका में 1928 में किसानों द्वारा लगान ना अदायगी का आंदोलन चलाया गया, जिसमें कुनबी पाटीदार जाति के भूस्वामी किसान और काली पराज की जनजाति के लोग हिस्सा। तो आपको ध्यान रखना, कुनबी पाटीदार किसान और काली पराज जनजातियां। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल, हमने पहले वाले लेसन में आयोग पढ़ा था, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को बारडोली मामले की जांच का आदेश दिया। रिपोर्ट में बढ़ी हुई 30% लगान दर को अवैध करार दिया गया और सरकार ने लगान को घटाकर 6.03% कर दिया। यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूत। बहुत महत्वपूर्ण है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली थी, तो वो आपको याद रखना है, बारडोली सत्याग्रह। ओके, और इसी में 30% से लगान की राशि घटा के 6% कर दी गई थी। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा 1936। सबने अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। लखनऊ में हुई और 11 अप्रैल 1936 को हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में NG रंगा को इसका महासचिव नियुक्त किया गया। इस सम्मेलन में भू राजस्व की दर 50% कम करने तथा किसान संगठनों को मान्यता देने की मांग की गई। तो भू राजस्व की दर को कम करना और किसान संगठनों को मान्यता देना, और इसमें अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, महासचिव NG रंगा, और डेट है 11 अप्रैल 1936, जगह है लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की जो है गठन किया गया। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें, अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू जी ने भी संबोधित किया था। तेभागा आंदोलन 1946, यह आंदोलन बंगाल का सबसे सशक्त आंदोलन था। तेभागा बंगाल में हुआ। इस आंदोलन द्वारा बटाईदारों ने यह मांग की कि उन्हें उपज का 1/3 भाग प्रदान किया जाए।
यह जोटदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। तो आपको तेभागा में याद रखना है, जोटदार मतलब जो काम करने वाले और बटाईदार जिनकी जमीनें थी, इनके बीच हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व कंपाराम और भवन सिंह ने। तो क्या क्या याद रखना है, तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ, उपज के एक बट नाम से क्लियर है, उपज के 1/3 हिस्सा प्रदान करने के उद्देश्य से कंपाराम भवन सिंह ने इनका नेतृत्व किया, और जोटदार और बटाईदारों के बीच ये आंदोलन था। इसके बाद आता है बर्ली विद्रोह 1947। महाराष्ट्र के बर्ली में किसानों ने जमींदारों और साहूकारों और जंगल के ठेकेदारों के विरुद्ध यह आंदोलन किया। तो बर्ली में किसानों ने जमींदार, साहूकार और जंगल के ठेकेदारों के विरुद्ध महाराष्ट्र के बर्ली में यह आंदोलन होता है। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि अभी तक जितने भी ये किसान आंदोलन देखे हैं उनकी समरी देख लेते हैं, ठीक है। तो समरी में हमने जो अभी पढ़ा कि जैसे चंपारण और खेड़ा, इन इनमें महात्मा गांधी शामिल हुए। चंपारण 1917, खेड़ा 1918। चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात। उसके बाद उत्तर प्रदेश किसान सभा, जिसमें शामिल हुए नेता गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, 1918 उत्तर प्रदेश। अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र, वर्ष 1920 उत्तर प्रदेश। एका आंदोलन, मदारी पासी, 1921-20 उत्तर प्रदेश। बिहार किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, 1929 बिहार। कृषक प्रजा पार्टी, अकरम खान अब्दुल रहीम खान, बंगाल में। और प्रथम भारतीय किसान स्कूल, एनजी रंगा, 1938। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, 1936। तो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वो यही है, एक अखिल भारतीय किसान सभा आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है अवध किसान सभा, 1920। इसके बाद आप याद रख सकते हैं ऊपर वाले सारे, चंपारण, खेड़ा, ठीक है। और ये जो प्रमुख है, बाकी आप जो भी याद रख सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे जो जनजातीय विद्रोह हुए, प्रमुख जनजातीय विद्रोहों को देखेंगे जो ब्रिटिश काल में हुए थे।